हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विक्ट्री आईएएस। आई एम यूनिश अली। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स के जो लास्ट 2 इयर्स के करंट अफेयर हैं, जो मिसलीनियस टॉपिक्स हमारे छूट गए। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारी जो न्यूज़ है दैट इज़ रिगार्डिंग BIS, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड रखे हैं फॉर EV बैटरीज। ये क्या है? EV मतलब हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो हमारी बैटरीज हैं। तो BIS है, इन्होंने फॉर्मुलेट करा है कुछ स्टैंडर्ड्स आफ्टर जो हमारे आजकल आपने देखे होंगे EV जो बैटरीज हैं उसमें फायर इंसिडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, खासकर हमारे इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स में। तो इसके लिए क्या करा है इन्होंने, एक स्टैंडर्ड फार्मूला लाया है कि भाई ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स इनको फॉलो करने हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एंश्योर द सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस ऑफ EV बैटरीज जो हमारी यूज़ होती हैं फॉर द प्रपल्शंस, यानी कि जो 2 व्हीलर्स में हमारे यूज़ करते हैं हम EV बैटरीज, तो उनकी सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस को हमें एंश्योर करना है। ये जो टास्क है इसको इन्वेस्टिगेट करने का जो EV फायर इंसिडेंट है ये कौन करेगा? ये करेगी हमारी DRDO और इन्वॉल्व करेगी कंपनी लाइक प्योर EV, ओला इलेक्ट्रिक, ओकिनावा, बूम मोटर्स। की स्टैंडर्ड्स क्या हैं? तो आपने इस टाइप के वर्ड्स सुनेंगे जैसे ISO स्टैंडर्ड ना, तो ऐसे ही है आपका IS 17855 2022। तो ये क्या है? ये है परफॉर्मेंस टेस्टिंग फॉर योर लिथियम आयन ट्रैक्शन बैटरी पैक्स एंड सिस्टम। ये हार्मोनाइज्ड है विद ISO 12405 4/2018। इसमें कंसिडर क्या किया जाता है? रियल लाइफ सिनेरियोज को, मतलब आपका जो व्हीकल है वो पार्क्ड है कि नहीं है, आपका जो टेम्परेचर ऑपरेशन है वो लो हाई में कैसा है, ठीक, और आपकी शिपमेंट और स्टोरेज कंडीशन कैसी है। फिर ये टेस्ट करेगा आपकी बेसिक परफॉर्मेंस, इलेक्ट्रिक फंक्शनैलिटी, रिलायबिलिटी फॉर हाई एनर्जी और हाई पावर एप्लीकेशन। BIS प्लान कर रही है 2 एडिशनल स्टैंडर्ड्स लाने के लिए फॉर द बैटरीज जो कि आपकी यूज़ होती हैं इलेक्ट्रिक गुड्स एंड पैसेंजर व्हीकल्स में। अगर हम इस मूव का सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट देखें तो क्या है, तो इससे सबसे पहले तो आपकी जो EV बैटरीज हैं उसकी रिलायबिलिटी और सेफ्टी इंश्योर होगी। फिर आपके जो कंज्यूमर्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे फ्रॉम द फायर हजार्ड्स ड्यू टू द लो ग्रेड मटेरियल। अगर किसी लो ग्रेड मटेरियल टाइप का यूज़ किया जाता है तो उससे जो फायर हजार्ड्स हो सकते हैं तो उससे हम अपने कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। फिर ये हेल्प करेगा हमारे जो EV मार्केट जो इंडिया में ग्रो कर रही है उसमें स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल करने में। ये सपोर्ट करेगा इंडिया का EV अडॉप्शन एंड एनर्जी ट्रांजिशन गोल को। बट इसमें हमें कुछ चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। तो किस किस तरह के हमारे चैलेंजेस हैं? तो इंश्योर करना ये सारे कंप्लायंस जो कि सारे EV मैन्युफैक्चरर फॉलो करें, इसको कंप्लायंस को इंश्योर करवाना ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। फिर हमारी जो EV मार्केट उसमें एक रैपिड ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें हमें जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको अपडेटेड रखना होगा विद टेक्नोलॉजी। फिर इसकी मॉनिटरिंग और एनफोर्समेंट करना स्टैंडर्ड्स अक्रॉस 2 व्हीलर्स, गुड्स व्हीकल एंड पैसेंजर EVs। कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट सेफ्टी स्टैंडर्ड ये भी हमें इंश्योर करना है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? सबसे पहले हमें कंटिन्यूअस रिव्यू एंड अपडेट करना है हमारे जो BIS स्टैंडर्ड्स हैं विद इवॉल्विंग EV टेक्नोलॉजी। हमें हमारे जो टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करना है। फिर हमारे जो भी ऑल EV मैन्युफैक्चरर हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरर हैं उनको ये मैंडेट कर कंप्लायंस को मैंडेटरी करना है। फिर हमें कंज्यूमर एजुकेशन को भी प्रमोट करना है ऑन सर्टिफाइड EV प्रोडक्ट ताकि कंज्यूमर को ज़्यादा अवेयरनेस हो। अब हम लोग BIS के बारे में देख लेते हैं। तो ये हमारी नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ही किसके अंडर है? तो इट इज़ अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। कब इस्टेब्लिश हुआ है? ये BIS एक्ट 2016 में। इसका मिनिस्टर जो होते हैं वो आपके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं। अगर हम UPSC रिलेवेंस की बात करें तो प्रीलिम्स पॉइंटर्स क्या क्या हमारे बनेंगे? तो पहला है BIS स्टैंडर्ड फॉर EV बैटरीज जो कि हमारा मार्क है IS 17855/2022। लिथियम आयन ट्रैक्शन बैटरी पैक से ये हार्मोनाइज किसके साथ है? ISO 12405 4
2018। फिर BIS किस डिपार्टमेंट के अंडर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, जो ठीक है। फिर पर्पस क्या है? ये हमारे जो EV बैटरी जो है सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस के लिए। मेंस एंगल की अगर हम बात करें तो ये GS3 में साइंस एंड टेक, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट टॉपिक में ये बैठेगा। तो किस टाइप का इसमें क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है? एक, डिस्कस द रोल ऑफ स्टैंडर्ड्स इन ensuring सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक EV, examine the challenges in regulating the fast growing EV markets in India, role of BIS in consumer protection and quality assurance in technology adoption। तो इस टाइप से UPSC मेंस में इस टॉपिक पे सवाल बना सकता है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा भारत NCAP, जो कि है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। तो जैसे आपने देखा कि हमारे जो कार सेफ्टी है, जो कई सारे रोड पे, हाईवेज पे आपने देखा बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उसमें कार जो हमारी लो क्वालिटी की होने की वजह से काफ़ी हमें डेथ्स या फिर काफ़ी इंजरीज देखने को मिलती है। तो उस सेफर कार बनाने के लिए ये भारत ये लेकर लाए हैं हम लोग। तो इसको अप्रूव किसने करा है? इसको अप्रूव करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे द्वारा, और इसको अप्रूव किया गया ऑन 24 जून 2022 को। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करना सेफर कार्स इन इंडिया थ्रू स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग एंड रेटिंग्स। उन कार्स को हम लोग सेफ्टी रेटिंग्स देंगे। फिर मैकेनिज्म क्या है? कार्स आर गिवन स्टार रेटिंग बेस्ड ऑन क्रैश टेस्ट परफॉर्मेंस। जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रही हैं वैसा उनको एक स्टार रेटिंग दी जाएगी। की फीचर्स क्या हैं हमारे? तो कंज्यूमर सेंट्रिक प्लेटफॉर्म्स है, हेल्प करेगा ये बायर्स को चूज करने में व्हीकल्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल एंड पैसेंजर सेफ्टी। स्टार रेटिंग्स ये इंडिकेट करेगी हमारी सेफ्टी परफॉर्मेंस को, जो कि सिमिलर है टू द आर एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग्स फॉर आर इलेक्ट्रॉनिक्स। टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स इसमें बनाए गए हैं, तो जो कि अलाइंड है विद इंटरनेशनल क्रैश टेस्ट स्टैंडर्ड्स के साथ। फिर ये अलाउ करता है OEMs यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को कि वो टेस्ट कर सकते हैं अपने व्हीकल्स को इन हाउस फैसिलिटीज़ में इंडिया में। फिर ये प्रमोट करेगा हेल्दी कॉम्पिटिशन अमॉन्ग OEMs ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स टू द मैन्युफैक्चर सेफर व्हीकल्स। और ये लास्ट में हमें सपोर्ट करेगा हमारे आत्मनिर्भर भारत विजन को इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट क्या होने वाला है इसका? सबसे पहले तो ये हमारी एनहेंस करेगा पैसेंजर सेफ्टी, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ कार्स को। फिर बूस्ट करेगा ये हमारी एक्सपोर्ट वर्दीनेस इन इंडियन ऑटोमोबाइल्स। उसके बाद ये एनकरेज करेगा इंडिया बिकम अ ग्लोबल ऑटोमोबाइल हब। फिर सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये हेल्प करेगा इन रिड्यूसिंग द रोड एक्सीडेंट फैटेलिटीज़। अगर हम रोड एक्सीडेंट डेटाज देखें तो 2019 में 4,42,996 इंजरीज हुई थी, 1,81,113 डेथ्स हुई हैं, और 2020 में 3,54,796 एक्सीडेंट्स हुए हैं, 1,33,201 डेथ्स हुई हैं एंड 3,35,201 इंजरीज हुई हैं। तो आप देख सकते हो कितना ये इंपॉर्टेंट है। बट कुछ चैलेंजेस हमें इसमें भी देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से हमें चैलेंजेस इसमें देखने को मिल सकते हैं? तो पहला है इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस ऑल व्हीकल मैन्युफैक्चरर। तो इसको इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ा चैलेंज होगा। फिर इंश्योर करना एक्यूरेसी एंड ट्रांसपेरेंसीज ऑफ द स्टार रेटिंग्स, कि जो स्टार रेटिंग्स है वो सही है कि नहीं है और ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है। कंज्यूमर अवेयरनेस क्रिएट करना, ये भी एक हमारे लिए चैलेंज है। तो एजुकेट करना बायर्स को, जो खरीदने वाले हैं उन कार्स को, कि वो प्रायोरिटाइज करें सेफ्टी को ओवर कॉस्ट। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो भी मैन्युफैक्चरर है वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स या सेफ्टी टेस्टिंग करवाएगा तो उसका खर्चा बढ़ेगा, उस वजह से क्या होगा, वो कॉस्ट बढ़ेगी। बट हमारे कंज्यूमर बिहेवियर क्या कहता है? हम सस्ती चीज़ लेंगे और सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे। तो यहाँ पर हमें कंज्यूमर्स को बताना है कि नहीं, आपको अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी पे रखना है। फिर आपका आएगा हार्मोनाइजेशन विद एग्जिस्टिंग सेफ्टी रेगुलेशन एंड इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज। तो जो भी हमारे सेफ्टी रेगुलेशंस है और हमारी जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है उसके बीच में हमें हार्मनी इंश्योर करनी है। वे फॉरवर्ड क्या है? हम जो भारत NCAP स्टार रेटिंग है इसको मैंडेटरी करी जाए सारी नई कार्स के लिए। फिर इंटीग्रेट किया जाए कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन को फॉर द सेफर व्हीकल के चॉइस। फिर कंटिन्यूअस अपडेट किया जाए हमारे जो टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं जो कि विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस। फिर हमें एनकरेज करना है हमारे जितने भी OEMs हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को,
वो अडॉप्ट करें एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजीज़ को, अपने आप ही प्रोएक्टिवली वो अपने आप ही इसको यूज़ करें। यूपीएससी रिलेवेंस देखें तो प्रीलिम्स पॉइंटर्स क्या हैं हमारे, भारत एनसीएपी जो कि एक न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है इंडिया के लिए, अप्रूव किसने करा है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑन 24 जून 2022 में। पर्पज़ क्या है, हमारे क्रैश टेस्ट बेस्ड स्टार रेटिंग्स व्हीकल्स के लिए देना। सिग्निफिकेंस क्या है, कंज्यूमर सेफ्टी, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, ग्लोबल ऑटोमोबाइल हब विजन। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो GS3 में किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस एंड टेक एंड ट्रांसपोर्ट का। तो कुछ क्वेश्चंस हमने बनाए हैं, जैसे कि डिस्कस द रोल ऑफ सेफ्टी रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स इन रिड्यूसिंग द रोड एक्सीडेंट, evaluate the impact of Bharat NCAP on Indian automobile industries and Atmanirbhar Bharat initiative, examine the policy challenges in implementing the vehicle safety standards in India। तो अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0। तो ये क्या है, तो मिनिस्ट्री कौन सी है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ओरिजिनल जो हमारा स्वदेश दर्शन स्कीम थी वो लॉन्च हुई थी 2014 में, यानी कि थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट, जिसमें 100% सेंट्रल फंडिंग थी और CSR कंट्रीब्यूशन था। अब इसका रिवैम्प्ड वर्जन निकाला गया है स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0, जो कि फोकस करता है ऑन सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में। की फीचर्स क्या हैं हमारे स्वदेश दर्शन 2.0 के, तो सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रमोट करना, इको फ्रेंडली एंड कम्युनिटी इंक्लूसिव टूरिज्म को, बेंचमार्किंग एंड स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस हों हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए, प्रमोट करना है हमें डोमेस्टिक टूरिज्म को स्पेशली Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ में। इसको इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा, स्टेट गवर्नमेंट करवाएगी, दे कैन डेजिग्नेट एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। पहले ये काम कौन कर रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। फंडिंग का क्या मैकेनिज्म है, तो 100% फंडिंग दी जाएगी सेंटर द्वारा और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट फंडिंग बेस्ड ऑन डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स प्रिपेयर बाय PMC क्या है, प्रोग्राम मैनेजमेंट कंसल्टेंट, तो वो आपकी एक डिटेल रिपोर्ट देंगे, उसके बेस पर प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग भी आपको मिल सकती है। सिग्निफिकेंस क्या है इस स्कीम का, तो ये एनहेंस करेगी हमारे टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को और एक्सेसिबिलिटी इन स्मॉलर सिटीज़ को। फिर एनकरेज करेगा ये रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को, अलाइन करेगा विद ग्रीन एंड सस्टेनेबल गोल्स को, बूस्ट करेगा ये हमारी डोमेस्टिक टूरिज्म को, जो कि कंट्रीब्यूट करेगा हमारी GDP और एम्प्लॉयमेंट में। फिर ये हमारे कल्चर प्रिजर्वेशन में सपोर्ट करेगा, प्रमोशन ऑफ हेरिटेज साइट करेगा, तो हमारी जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं उनका प्रमोशन भी होगा। फिर ये कॉम्प्लीमेंट इनिशिएटिव है विद द अदर स्कीम्स लाइक इनक्रेडिबल इंडिया, नमस्ते इंडिया एंड प्रसाद स्कीम। टूरिज्म सेक्टर का अगर हम कंटेक्स्ट देखें तो इंडिया रैंक 10th ग्लोबली अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल 2019 इन GDP कंट्रीब्यूशन। तो जितना टूरिज्म सेक्टर GDP में कितना कंट्रीब्यूट करता है उस रैंकिंग का अगर किया जाए तो इंडिया 10th पर आती है। तो कंट्रीब्यूशन कितना है, GDP में ये 6.8% कंट्रीब्यूट करती है और हमारे टोटल एम्प्लॉयमेंट में 8%। अभी हमारे यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अराउंड 44 हैं। ड्राफ्ट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी हमने बनाई थी जो कि एम्फेसाइज करती है इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री स्टेटस देती है हमारे टूरिज्म को। फिर ग्रीन एंड डिजिटल टूरिज्म को प्रमोट करना है, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट, स्किलिंग एंड MSME सपोर्ट के साथ। चैलेंजेस क्या क्या है हमारे, तो सबसे पहले इंश्योर करना सस्टेनेबिलिटी वाइल प्रमोटिंग टूरिज्म। तो ये दोनों कॉन्ट्रोडिक्टरी है, एक तरफ आप टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हो, फिर दूसरी तरफ आप सस्टेनेबिलिटी भी चाहते हो, तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन आएगा। फिर कोऑर्डिनेशन बिठाना स्टेट एजेंसी और सेंट्रल गाइडलाइंस के बीच में, क्योंकि हमने देखा इसमें फंडिंग कहाँ से आ रही है, 100% सेंटर से आ रही है। फिर एक और चैलेंज हमारा है, दैट इज प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज एंड नेचुरल साइट्स एमिड्स इंक्रीज्ड फुटफॉल। तो जैसे हमने देखा था ओवर टूरिज्म होने की वजह से वहाँ पर जो साइट्स हैं या फिर जो भी आपके लोकेशंस हैं वहाँ पर डैमेज होगा, उसको प्रिजर्व करना ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है। फिर हमें क्या करना है, इफेक्टिव मॉनिटरिंग करनी है हमारे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की। वे फॉरवर्ड क्या है, प्रमोट करना है हमें इको टूरिज्म को, रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल को, एनहेंस करना है हमें डिजिटल टूल्स फॉर टूरिज्म मैनेजमेंट एंड बेटर मार्केटिंग, फोकस टूरिज्म लिंक्ड एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट,
अलाइन विद नेशनल टूरिज्म पॉलिसी फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो हमारी जो नेशनल टूरिज्म पॉलिसी है उसके साथ हम इसको अलाइन करें ताकि हम लोग हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करवा सकें अपनी साइट्स का, अपनी जीडीपी का एंड इनफैक्ट एम्प्लॉयमेंट का भी। यूपीएससी रिलेवेंस देख लेते हैं जल्दी से। तो प्रीलिम्स पॉइंटर्स का क्या हमारे हैं, स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 किसके द्वारा है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, 100% सेंट्रल फंडिंग है। फोकस कहाँ है इसका, सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पे। प्रमोट करता है ये टूरिज्म इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ में। कॉम्प्लीमेंट्री है टू द स्कीम्स लाइक प्रसाद, इनक्रेडिबल इंडिया एंड नमस्ते इंडिया। मेंस एंगल इसमें देखा जाए तो GS3 में ये आता है, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं, रोल ऑफ गवर्नमेंट स्कीम इन डेवलपिंग डोमेस्टिक टूरिज्म एंड कल्चर प्रिजर्वेशन। सेकेंड, evaluate the impact of social sustainable tourism initiatives on local economies and employment. Third, discuss the measures to balance the tourism promotion with heritage and environmental conservation. तो इस टाइप से इस पे यूपीएससी के रिलेवेंस है इस स्कीम पर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। तो ये है हमारा ANPR कैमराज फॉर द टोल कलेक्शन। तो ये ANPR क्या है, ये है हमारा ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरास। तो बेसिकली आइडिया क्या है, जैसे आप टोल्स पे जाते होंगे तो आपका क्या होगा, एक बैरिकेड टाइप का होता है, ठीक, फिर आपका वो एक स्कैनर होगा, वो आपके फास्टैग को रीड करेगा, उसके बाद वो आपका बार को जो बैरियर है वो आपका उठ जाएगा और फिर आप मूवमेंट कर पाओगे। अब ये आइडियल है कि हम ये जो टोल प्लाजाज में है इसको ही हम एलिमिनेट कर दें। अब ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर्स कैमरास लगाए जाएं जो अपने आप ही आपका टोल कलेक्शन कर दें। तो इसकी जो मिनिस्ट्री है रिस्पॉन्सिबल वो कौन है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो क्या की फीचर्स हैं हमारे ANPR कैमरास के, तो ये ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर्स हैं, ये रीड करेंगे व्हीकल रजिस्ट्रेशन प्लेट्स को। ऑटोमेटिक टोल डिडक्शन होगा, यानी कि फीस डायरेक्टली डेबिट की जाएगी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट्स ऑफ द व्हीकल ओनर। फिर इसको इंटीग्रेट किया जाएगा विद फास्टैग जो कि कॉम्प्लीमेंट करेगा हमारी ऑनगोइंग फास्टैग सिस्टम को फॉर इलेक्ट्रॉनिक टोल के लिए। बट इसमें कुछ चैलेंजेस और इश्यूज भी आएंगे। तो वो क्या क्या रहेंगे, रजिस्ट्रेशन लिमिटेशन एक है कि जो भी अभी हमारे जो व्हीकल रजिस्टर्ड आफ्टर 2019 वही रिकग्नाइज्ड हो रहे हैं। ओल्ड नंबर प्लेट्स हैं तो गवर्नमेंट को प्लान करना है टू रिप्लेसमेंट स्कीम फॉर द ओल्डर व्हीकल्स। प्लेट मॉडिफिकेशन, काफ़ी लोग आपने देखा होगा कि जो नंबर प्लेट्स होती है उसको मॉडिफाई करवा देते हैं, तो वहाँ से इश्यूज़ आएगा। जैसे मान लो उस नंबर प्लेट पे क्या हुआ, कुछ एक्स्ट्रा इंस्क्रिप्शन आप प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली, या फिर कोई रिलीजियस सिंबल या कोई एक्स्ट्रा टेक्स्ट, और उस वजह से क्या हुआ, ये जो कैमराज हैं उसको सही तरीके से रीड नहीं कर पाए, तब ये प्रॉब्लम आएगा। फिर एनफोर्समेंट गैप, करंटली 97% टोल कलेक्टेड वाया फास्टैग और रिमेनिंग जो 3% है वो हायर रेट्स पे किया जाता है। सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट की बात करें तो ये क्या करेगा, सबसे पहले जो हमारे टोल प्लाजाज पे जो ट्रैफिक कंजेक्शन लगता है उसको रिड्यूस करेगा। फिर हमारी टोल कलेक्शन में ये एनहेंस करेगा हमारी एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी को। फिर मैनुअल इंटरवेंशन और ह्यूमन एरर्स को ये रिड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि आपके टोल कलेक्शन कौन कर रहा है, कैमराज के थ्रू हो रहा है। फिर ये सपोर्ट कर रहा है हमारे डिजिटल इंडिया एंड कैशलेस ट्रांजैक्शन इनिशिएटिव को। वे फॉरवर्ड क्या बनेगा, रिप्लेस करना होगा सबसे पहले हमारी जो ओल्डर नंबर प्लेट्स हैं उनको, और एंश्योर करना होगा कि यूनिवर्सल रिकॉग्निशन हो बाय ANPR कैमराज। फिर अगला, अवेयरनेस कैंपेन फॉर द व्हीकल ओनर्स टू अडहर टू द रजिस्ट्रेशन नॉर्म्स। ऐसा नहीं है कि अपने आप से वो मॉडिफाई करवा रहे हैं नंबर प्लेट्स को। इंटीग्रेट करना है ANPR को विद नेशनल व्हीकल डेटाबेस एंड फास्टैग सिस्टम फॉर द सीमलेस ऑपरेशन। यूज ऑफ AI एंड एनालिटिक्स टू मॉनिटर द वॉलेशन एंड ऑप्टिमाइज द टोल मैनेजमेंट। क्योंकि देखो टोल पे क्या होता है, अगर कुछ परेशानी आ रही है या फिर कोई एस्केप कर रहा है तो वहाँ पर लोग होते हैं वो पकड़ लेते हैं, बट हम तो टोल ही हटा रहे हैं, कैमरा ही है, तो ये भी चीज़ हमें इंश्योर करनी होगी। यूपीएससी रिलेवेंस की बात करें तो प्रीलिम्स पॉइंटर क्या बनेंगे, ANPR कैमराज, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर्स फॉर द टोल कलेक्शन, linked with the FASTag system, direct bank deduction of the toll fees. Current issues, recognize only the vehicle registered after 2019. मेन्स एंगल की बात करें तो GS3 में आएगा आपके ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ई गवर्नेंस में भी इसको ला सकते हैं हम लोग। तो किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होंगे, पहला होगा
रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन मॉडर्नाइजिंग द ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, इवेल्युएट द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ ANPR enabled टोल कलेक्शन इन इंडिया। डिस्कस द इंटीग्रेशन ऑफ कैशलेस टोलिंग विद द स्मार्ट हाईवेज एंड द ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो इस टाइप से क्वेश्चंस इस टॉपिक पे बनाए जा सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, जो कि है हमारी कॉर्डिया इलिंट, जो कि हाइड्रोजन पावर ट्रेन है। कंट्री कौन सी है? जर्मनी, इंडिया नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लॉन्च की गई है वर्ल्ड फर्स्ट फ्लीट ऑफ हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन, जिसका नाम है कॉर्डिया इलिंट। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जीरो एमिशन रेल ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना यूजिंग हाइड्रोजन फ्यूल। यहाँ पर कोल वोल या फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज नहीं हो रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन को यूज किया जा रहा है। की फीचर्स क्या है? इसकी रेंज होती है हमारी अराउंड अप टू 1000 किलोमीटर ऑन सिंगल रिफ्यूल। मैक्सिमम स्पीड जा सकती है इसकी 140 किलोमीटर पर आवर। फ्यूल टाइप कौन सा है? हाइड्रोजन, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है बाय रिन्यूएबल एनर्जी से। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ये सेव करेगा अराउंड 1.6 मिलियन लीटर्स ऑफ डीजल एनुअली। हाइड्रोजन प्रोडक्शन करंटली बाई प्रोडक्ट है ये हमारे कई केमिकल प्रोसेसेस का। फ्यूचर प्लान क्या है हमारा कि प्रोड्यूस करेंगे हम लोकली यूजिंग 100% रिन्यूएबल एनर्जी विद इन 3 years बाय कंपनी लिंडे। सिग्निफिकेंस क्या है? ये सपोर्ट करेगा हमारे जो कार्बन न्यूट्रल एक्सपोर्ट्स हैं एंड रिडक्शन इन फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस। प्रमोट करेगा क्लीन एनर्जी एडॉप्शन को इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये सेट्स अ बेंचमार्क फॉर द सस्टेनेबल रेन ट्रांसपोर्ट ग्लोबल। तो यानी कि जो आपके बाकी जो ट्रेन सिस्टम है जर्मनी के, इसको देखकर वो भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रिड्यूस करेगा ये हमारी एयर पॉल्यूशन को एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन को सिग्निफिकेंटली। बट इसमें भी हमें कुछ चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से चैलेंजेस रहेंगे? हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन ट्रेन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, नीड फॉर द हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल, सेफ्टी भी हमें इंश्योर करनी है। एफिशिएंट प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रिन्यूएबल हाइड्रोजन, क्योंकि हम यहाँ पर हाइड्रोजन ले रहे हैं जिसका ग्रीन इम्पैक्ट है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है हमारी इन्वायरमेंट पे। तो उसका एफिशिएंट प्रोडक्शन और स्टोरेज को इंश्योर करना भी हमारे लिए चैलेंज रहेगा। अब आता है हमारा वे फॉरवर्ड क्या बनेगा। तो सबसे पहले हमें एक्सपेंड करना है हाइड्रोजन ट्रेन नेटवर्क्स को इन अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। इंटीग्रेट करेंगे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। एनकरेज करेंगे हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर द सस्टेनेबल ट्रेन ट्रांसपोर्ट। फिर प्रमोट करना है रिसर्च एंड इनोवेशन इन हाइड्रोजन पावर मोबिलिटी। यूपीएससी रिलेवेंस की बात करें तो प्रिलिम्स पॉइंटर क्या है? कॉर्डिया इलिंट, ये वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन है जर्मनी की। रेंज है 1000 किलोमीटर और स्पीड है आपके 140 किलोमीटर। फ्यूल कौन सा यूज़ हो रहा है? हाइड्रोजन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। मेंस एंगल की बात करें तो ये GS3 में आपका बनेगा। तो किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? रोल ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन सस्टेनेबल मोबिलिटी एंड रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट, इसको आपको एनालाइज करना होगा। फिर अडॉप्शन ऑफ क्लीन एनर्जी इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं। लेसन्स फॉर इंडिया इंटीग्रेटिंग हाइड्रोजन ट्रेन विद रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये हमारे कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। उसके बाद हमारे जो रेस्ट हमारे न्यूज़ आर्टिकल हैं उसको हम सब्सिक्वेंट सीरीज़ में उसको फॉलो अप करेंगे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग राइट नाउ।